हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी का हीरो होगा हमारा राइट्स इशू। इस कहानी में हम समझेंगे कि राइट्स इशू कौन है, क्या करता है, इसके लिए अप्लाई या फिर सेल कैसे करें एंड ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही टेक्निकल भी है, तो थोड़ा ध्यान से सुने। और इस कहानी में हमने एक हाइपोथेटिकल कंपनी EasyLearn का एग्जाम्पल लिया है थ्रू आउट दिस वीडियो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2023 को, जब EasyLearn कंपनी राइट्स इशू अनाउंस करती है। अब राइट्स इशू का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स इशू करती है, लेकिन एक डिस्काउंटेड प्राइस पर। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से थोड़ा कम। अगर हम मानकर चलें कि EasyLearn का मार्केट प्राइस है 210 रुपीज, तो डिस्काउंट पे उन्होंने जो राइट्स इशू किए वो थे ₹150 पे, यानी कि उन्होंने 28% के डिस्काउंटेड प्राइस पर राइट्स को इशू किया। फिर 25 अप्रैल 2023 को कंपनी ने अनाउंस किया कि उनकी रिकॉर्ड डेट होगी 3 मई 2023। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट एक्चुअली वो दिन होता है जब कंपनी अपनी बुक्स में ये देखती है कि उनके शेयर होल्डर्स कौन हैं। एक तरीके से हम बात करें तो राइट्स इशू के लिए कौन एलिजिबल है वो हमें रिकॉर्ड डेट से पता चलता है। रिकॉर्ड बुक्स में आने के लिए एक इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट से एटलीस्ट एक दिन पहले बाय कर लेने चाहिए। इस केस में क्योंकि हमारी रिकॉर्ड डेट थी 3 मई, इसीलिए वो लास्ट दिन जब आप शेयर्स को बाय कर सकते थे दैट विल बी 2 मई। एक दिन पहले इसलिए क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन साइकिल होती है T+1 की। T यानी कि ट्रांजैक्शन डे एंड +1 मतलब कि एक दिन बाद जब आपकी होल्डिंग्स में वो शेयर ऐड हो जाएगा। कंपनी की रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट BSE या फिर NSE दोनों ही वेबसाइट्स पर पब्लिश की जाती है। रिकॉर्ड डेट के साथ साथ इशू प्राइस क्या होगा, इशू पीरियड क्या रहेगा, कौन सी रेशो में इशू होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी पब्लिश होती है। अब बात ये आती है कि एक कंपनी राइट्स इशू करती ही क्यों है। एक कंपनी IPO, OFS या फिर FPO के जरिए पब्लिक को शेयर्स बेच के फंड्स रेज कर सकती है। अब OFS क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन बात ये आती है कि अगर कंपनी को और फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करे। तो ऐसे में कंपनी राइट्स इशू लाती है। कंपनी के राइट्स इशू करने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि डेट कम करना, एक्सपेंशन करना, एक्विजिशन करना या फिर कोई भी और कॉर्पोरेट एक्शन। जैसे कि एक IPO के टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वैसे ही राइट्स इशू के टाइम पे भी लेटर ऑफ ऑफर इशू किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें एक प्रोस्पेक्टस में मिलती है राइट्स इशू के टाइम पर, वैसे ही सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें लेटर ऑफ ऑफर में भी मिलती है। अब इस कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 12 मई की। ये वो दिन है जब कंपनीज राइट इंटाइटलमेंट्स इशू करती हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट एक ऐसा टोकन है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में ऐड करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेयर होल्डिंग। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि EasyLearn जो राइट्स इशू लाना चाहती है दैट इज इन द रेशो ऑफ 1:9, यानी कि हर 9 शेयर के लिए एक एडिशनल शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कंपनी के एक इन्वेस्टर हैं मिस्टर मोहन, जिनके पास 600 शेयर्स हैं। तो जब हम 600 शेयर्स को 9 से डिवाइड करेंगे तो मिस्टर मोहन के अकाउंट में 66 राइट्स इंटाइटलमेंट ऐड होंगी। अब क्योंकि ये 66.6 है तो हम नीचे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। अगर ये 66.99 होता तब भी हमें 66 शेयर्स ही मिलते और ये हमारी होल्डिंग में कुछ ऐसे दिखता है। अब आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, राइट्स एंटाइटलमेंट का मतलब राइट्स इशू नहीं होता, वो सिर्फ एक टोकन है। इस टोकन के बेसिस पर या तो हम राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसे सेल कर सकते हैं या कुछ भी नहीं करते। अब हम बात करते हैं 15 मई की। ये वो दिन है जिस दिन बिड्स ओपन हो जाती हैं, यानी कि इस दिन आप अपने राइट्स एंटाइटलमेंट को यूज करके या तो राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर सेल भी कर सकते हो। अब चलिए ये समझते हैं कि राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू को अप्लाई कैसे करते हैं।
राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए एस्बा फैसिलिटी का यूज किया जाता है। एस्बा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आईपीओस में अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें एक फर्क है। आईपीओस के केस में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन राइट्स इशू के केस में यूपीआई पेमेंट्स अलाउड नहीं होती। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है एंड आपको जो अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए दैट इज ओनली 30,000। तो आपके अकाउंट में 30,000 ब्लॉक कर दिए जाते हैं तब तक जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं हो जाती। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो वो 30,000 डेबिट हो जाते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो वो 30,000 की ब्लॉक्ड अमाउंट फ्री हो जाएगी। अब बात आती है, क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स ही राइट्स इशू के लिए एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉन शेयर होल्डर हैं तब भी आप राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक शेयर होल्डर हो, आप जितने राइट्स इशू के लिए एलिजिबल हो, आप भी चाहें तो उससे ज्यादा के राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ फर्क इतना है कि इस केस में आपको अलॉटमेंट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो ऐसे केस में प्रो राटा अलॉटमेंट की जाती है, जैसा कि एक आईपीओ में होता है। इसके बाद डेट आती है 29 मई की। ये वो लास्ट दिन है जब आप अपनी राइट्स को एक्चुअली सेल कर सकते हो। बट पॉइंट ये आता है कि आपको सेल करना क्यों है। हो सकता है कि आपके पास पैसे कम हैं या फिर आप उस स्टॉक में और ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो ऐसे में अपनी राइट को सेल करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम अपनी राइट्स इशू को सेल कर दें तो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या फायदा होता है। इजी लर्न के एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि उनका राइट्स इशू था इन द रेशियो ऑफ 1:9। इशू प्राइस था 150 का, तो वही मार्केट प्राइस था 210 का। मिस्टर मोहन जो कि एक इन्वेस्टर हैं, हमने कैलकुलेट भी किया था कि उनको जो राइट्स इशू यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट मिलती है दैट इज फॉर 66 शेयर। तो चलिए अब कैलकुलेशन के बेसिस पर ये डिटरमाइन करते हैं कि जब हम अपनी राइट्स को सेल करते हैं तो हमें एक्चुअली कितनी वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले हम राइट्स एडजस्टेड स्टॉक प्राइस निकालते हैं, मतलब हमारी जो भी राइट्स शेयर की वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं हमारे प्रेजेंट शेयर्स की वैल्यू से एंड डिवाइड कर देते हैं उनको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट्स इशू। तो इस हिसाब से 9900 प्लस 1,26,000 इज डिवाइडेड बाय 666। तो हमारे पास जो रिस्क एडजस्टेड स्टॉक प्राइस है वो आ जाता है ₹204 का। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि एक आरई की कितनी वैल्यू होगी। तो हम अपनी रिस्क एडजस्टेड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं इशू प्राइस से, तो हमें पता चलता है कि हमारी एक आरई की वैल्यू निकल कर आती है 54। तो हमारे 66 आरईज की वैल्यू निकल कर आती है ₹3,564। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये 3,564 की वैल्यू मिलती है। अगर आप सेल करते हो तब भी आपको ये वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप अपने राइट्स एंटाइटलमेंट को ना ही अप्लाई कर रहे हो एंड ना ही उसको सेल कर रहे हो तो यू आर लूजिंग ऑन दिस अमाउंट। अब बात ये आती है कि ये कब डिसाइड करें कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका लिस्टिंग प्राइस ज़्यादा है आपके आरई की वैल्यू से, उस केस में आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा लिस्टिंग प्राइस हमारी आरई की वैल्यू से कम है तो उस केस में बाय करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक आरई की वैल्यू है ₹54। तो अगर हमारा लिस्टिंग प्राइस 100 है विच इज मोर देन 54, तो उस केस में सेल करना चाहिए। एंड अगर हमारा लिस्टिंग प्राइस फॉर से 48 होता है तो उस केस में अप्लाई करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अब बात आती है कि हम अपने इन राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल कैसे करें। जैसे हम अपने शेयर्स ब्रोकर के थ्रू सेल करते हैं, वैसे ही राइट्स एंटाइटलमेंट को भी हम अपने ब्रोकर के थ्रू सेल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास एक एक्सपायरी डेट होती है। क्योंकि राइट्स एंटाइटलमेंट टेम्परेरीली ऐड की जाती हैं हमारी होल्डिंग्स में, इसीलिए एक्सपायरी से पहले ही हमें उसे सेल करना होगा। एंड इस केस में वो एक्सपायरी डेट क्या थी? 29 मई। अब बात आती है कि राइट एंटाइटलमेंट्स को जब हम सेल करते हैं उससे होने वाले गेन पे टैक्स कैसे कटता है। अगर तो आपने एसटीटी पे कर दी है
तो उस केस में इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता है एंड 15% टैक्स कटता है। अगर आपने एसटीडी पे नहीं किया है तो उस केस में स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट होता है। अब हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 2 जून की। ये वो लास्ट डेट है जब आप अपने राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट डेट सेल करने की 29 थी, वैसे ही लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 2 जून है। अगर आपने इस दिन तक ना ही राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई किया है एंड ना ही उसे एक्सचेंज पे सेल किया है, तो जिस दिन अलॉटमेंट होगी उस दिन के बाद ये राइट्स एंटाइटलमेंट आपकी होल्डिंग में से रिमूव हो जाएंगे। तो इट इज बेटर या तो आप उनको अप्लाई करें या फिर आप उन्हें सेल करें, बिकॉज अगर आप कुछ भी नहीं करते देन यू आर लूजिंग ऑन टू द वैल्यू ऑफ ₹3,564। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर आप ना ही अप्लाई करते हैं ना ही सेल करते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू कैसे दिखती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ओरिजिनल शेयर था 210 रुपीज का एंड राइट्स का इशू प्राइस था ₹150। लेकिन जब राइट्स एंटाइटलमेंट लिस्ट हुए मार्केट में तो वो लिस्ट हुए 55 रुपीज पर। अब आपने इससे ये तो गेस कर लिया होगा, ऐसे केस में सेल करना ज्यादा सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारा राइट्स एंटाइटलमेंट की वैल्यू हमारे आरई की वैल्यू से ज्यादा है बाय ₹1। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं। हमने अपना रिस्क एडजस्टेड प्राइस भी कैलकुलेट किया था, दैट वाज फॉर ₹204। अब हम समझते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला इंस्टेंस हम वो लेते हैं जब हम अपने शेयर्स को अप्लाई करेंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास 9 शेयर्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी थे एंड एक राइट्स एंटाइटलमेंट भी आता है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रिस्क एडजस्टेड प्राइस से, दैट इज 204। तो उसका जो टोटल होगा वो है 2040। इसमें से 150 को माइनस कर देंगे बिकॉज इशू प्राइस को हम ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं हमारे रिस्क एडजस्टेड प्राइस की कैलकुलेशन में। तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी 1890 रुपीज की। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम सेल करते हैं तब हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। तो क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारी टोटल नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 9 ही रहेंगे एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एडजस्टेड प्राइस से जो है 204 एंड उसमें हम अपनी सेल की हुई राइट्स एंटाइटलमेंट को ऐड कर देंगे और राइट्स एंटाइटलमेंट का प्राइस कितना था 55, तो वो टोटल हो जाता है 1891 का। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर हम सेल करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जब हम अप्लाई करेंगे हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी सिर्फ 1890। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इंस्टेंस की, जहां पर अगर हम कुछ भी ना करें तो क्या होगा। तो हमारे पास सिर्फ 9 ही शेयर्स हैं एंड एडजस्टेड प्राइस तो 204 का हो गया। तो इस केस में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू सिर्फ रह जाएगी 1836, यानी कि पर शेयर हम लूज करेंगे बाय 54 रुपीज। अब कहानी में जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है जून 8 की। इस दिन हमें ये पता चलता है कि हम वो अलॉटमेंट वाली लिस्ट में हैं भी या नहीं एंड आपका लिस्ट में नाम है या नहीं इसका पता हमें रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर लग सकता है एंड ये डेट शायद चेंज भी हो सकती है। कुछ दिन बाद आती है क्रेडिट डेट, दैट इज 12 जून। इस दिन जो भी अलॉटमेंट थी वो आपके होल्डिंग्स में दिखने लगेगी। अब आता है हमारी कहानी का एंड विच इज लिस्टिंग डेट, यानी कि 14 जून। ये वो डेट है जब हमारी राइट्स इशू हमारे नॉर्मल शेयर्स के साथ ऐड होके हमारी होल्डिंग्स में कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। सो ये था हमारी कहानी का एंड। तो चलिए जानते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि राइट्स इशू का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स इशू करती है, वो भी डिस्काउंट किए हुए प्राइस पर। ये शेयर होल्डर्स की राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। एक शेयर होल्डर को या तो राइट्स इशू के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या फिर उन्हें सेल करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो उसी में आपका नुकसान होता है। आई होप आपको यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको राइट्स इशू के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।